गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में अपन लीनियर एक्सेलरेटर के बारे में बात करेंगे। लीनियर एक्सेलरेटर में रेडियो फ्रिक्वेंसी दोलिनी विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम इसका निर्माण वाइडरों ने 1928 में किया। इस विधि द्वारा स्लोन और लॉरेंस ने 1.25 MeV ऊर्जा से मरकरी आयनों के पुंज प्राप्त किए। इसमें 50 किलोवोल्ट विभव पर 30 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी का दोलिनी क्षेत्र आरोपित किया गया था। ये तो इंफॉर्मेशन है। तो अब इसके अपन सिद्धांत की बात करें। पहले मैं सिद्धांत बताता हूं, फिर डायग्राम डिस्कस करेंगे। लीनियर एक्सेलरेटर एक प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र में कण धनात्मक आधे चक्र के लिए त्वरित और ऋणात्मक आधे चक्र के लिए मंदित अवस्था में चलता है। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण आयन एक समान चाल से गतिशील रहते हैं। अब इसकी बनावट बताएं कि यह रेखिक त्वरित 1 2 3 4 N बेलनाकार धातुओं की नलियां होती है, जिनकी लंबाई L1 L2 L3 बढ़ते हुए क्रम में होती है। ये आपके धातु की नलियां हैं L1, इनकी लंबाई बढ़ते हुए क्रम में है। L2 की लंबाई L1 से ज़्यादा है, L3 की L2 से ज़्यादा, इस तरह से होती हैं। ये नलियां एक छोड़कर एक आवृत्ति विद्युत विद्युतता स्रोत से जुड़ी हुई है। ठीक है, अर्थात सम संख्या वाली नलियां वोल्टता स्रोत के एक सिरे और विषम क्रम वाली संख्या वाली नलियां दूसरे सिरे से जुड़ी रहती हैं। इस आवृत्ति विद्युत वोल्टता स्रोत की आवृत्ति म्यू है, मान लीजिए। सामान्यतः 10⁻⁷ हर्ट्ज की कोटि की होती हैं। ये भी अपन मान के चलते हैं। अपन जब एक्सपेरिमेंट किया तो उस टाइम ये माना था। इसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति विद्युत क्षेत्र की तरंग देर लैम्डा कितनी आएगी? C/μ है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जब विषम संख्या 135 नलियां धनात्मक होंगी तो सम संख्या वाली नलियां यानी कि 246 ऋणात्मक होंगी। ठीक है, यानी कि अर्ध आवर्त का यानी हाफ साइकिल के बाद जब 135 ऋणात्मक तब 246 धनात्मक होती हैं। नलिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित की जाती हैं कि जब धन आयन दोनों नलियों के मध्य हो तो पीछे वाली नली धनात्मक तथा आगे वाली नली ऋणात्मक हो, ताकि आयन सीधी रेखा में त्वरित होकर प्रत्येक बार ऊर्जा ग्रहण कर सकें, क्योंकि इसमें अपन पॉजिटिव आयन लेते हैं। तो सामने से यदि नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा तो ही वो एक्सेलरेट हुआ। इसलिए इसके लिए धन आयन द्वारा नली को पार करने में लगा समय आवृत्ति विद्युत क्षेत्र के आवर्तकाल T का आधा होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार धन आयन नलिकाओं के बाहर आने पर प्रत्येक बार ऊर्जा ग्रहण करे तथा बार बार त्वरण से धन आयन की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। सही, माना कि दो क्रमागत नलियों के मध्य जो वोल्टेज है वो V वोल्ट अपन ने लगाया हुआ है। तो V इजिकल टू अपन क्या ले सकते हैं? V इजिकल टू V0 sin ओमेगा t। तथा नलिकाओं की लंबाई इस प्रकार ली जाती है कि जब भी कोई आवेश E व द्रव्यमान M का धन आयन नलिका से बाहर आए तो विभवांतर V0 मैक्सिमम होना चाहिए। इस क्षेत्र में आयन त्वरित होगा और प्रत्येक बार E × V0 ऊर्जा ग्रहण कर लेगा। माना कि nवीं नलिका अंतराल Ln में Vn हो जाता है, तब नलिका अंतराल को पार करने में लगा समय आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर के आवर्तकाल का आधा होना चाहिए। अर्थात अपन क्या लिखते हैं? T/2 इजिकल टू Ln/Vn। Ln नली की लंबाई और उस समय उसका वेग Vn। अब चूंकि प्रत्येक नलिका अंतराल में आयन की ऊर्जा वृद्धि कितनी है? EV। अर्थात n नलिकाओं को पार करने पर आयन
का वेग कितना हो जाएगा अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले एनर्जी निकाल लें, उससे उसका, इससे तो एनर्जी निकल जाएगी, इससे इसका वेग निकल जाएगा। तो अपन क्या लिखते हैं, 1/2 m v n² इक्वल टू n e v0। तो v इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं v इक्वल टू अंडर 2n e v0 अपॉन m। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर ये वाली है, t/2 इज ln अपॉन vn। इनको यू में लेके थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 और 1 से अपन ln की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ln इज इक्वल टू कितना आता है, t/2 अंडर रूट 2n e 0 अपॉन m। तो आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण दो क्रमागत नलिकाओं के मध्य प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी आवृत्ति कितनी होगी, म्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूला है। और चूंकि रेखिक त्वरित्र में आवृत्ति स्थिर रहती है, अपन ने शुरू में मान के चले हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट 2n e v0 अपॉन m। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है। अब चूंकि c इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 1/μ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन c। इसका उपयोग है तो ln इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं अपन, ln इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 अंडर रूट 2n e v0 अपॉन m c स्क्वायर। भी मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी सहायता से अपन कह सकते हैं कि ln इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 5 से अपन क्या कह सकते हैं कि यदि एक रेखिक त्वरित्र में नलिकाओं की संख्या n और आरोपित वोल्टता v0 स्थिर रखें, मतलब एक एक वर्ड ध्यान दीजिएगा इसका, तो त्वरित्र की कुल लंबाई आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के समानुपाती होती है। और यदि संपूर्ण रेखिक त्वरित्र में n नलिकाएं हों तो रेखिक त्वरित्र में से निर्गत धन आयन की कुल ऊर्जा कितनी होगी, E इज इक्वल टू NeV। और सेकंड अपन क्या लिख सकते हैं कि रेखिक त्वरित्र में नलिकाओं की लंबाई अंडर रूट n के समानुपाती। ये क्वेश्चन नंबर 6 से है, बताया आपने। इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं। स्पेशल केस लें, यदि रेखिक त्वरित्र में आयनों के प्रवेश करने से पहले इनकी ऊर्जा मान लो k थी, तब n नलिकाएं पार करने पर आयन का वेग कितना हो जाएगा, जो ऐसे निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mvn स्क्वायर इक्वल टू nev0 प्लस उसकी k, जो कि उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। तो इसकी सहायता से v इक्वल टू कितना जाएगा, vn इक्वल्स टू अंडर रूट 2 ब्रैकेट में nev0 प्लस k अपॉन m, इससे आ जाएगा। खाली k इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, अपन पे कर चुके रहे। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ln इक्वल्स टू 1/2 म्यू अंडर रूट 2 nev0 प्लस k अपॉन m, इस तरह का आ जाएगा। और रेखिक त्वरित्र से निर्गत धन आयन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू nev प्लस k। मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 7 है। इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं कि रेखिक त्वरित्र का आकार बहुत लंबा हो जाता है, लगभग 2 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। तो इसका कारण से निर्वात बनाए रखना एक बड़ी समस्या होती है। तो ये लीनियर एक्सेलरेटर की ये लिमिटेशन, एक तो इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है और इतने बड़े आकार के अंदर वैक्यूम मेंटेन करना एक बड़ी समस्या होती है। बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट पे लेंगे।